इतिहास रहा है। इसके पहले हम सबके पूर्वज, हमारा जो रिश्ता रहा है गुलाब बाग से बबलू जी, वो लगभग घर, लगभग पारिवारिक रिश्ता रहा। गद्दी, मुझे हर गद्दी का नंबर तक याद है। हमारे बुजुर्ग कोई 80-85 की हो गए, कोई 90 के हो गए, कोई 76-77 के हो गए। वो आज रह करके भी अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सारे परिवार का जो पीढ़ी जिन्होंने बढ़ाई है, लगभग उनके सभी विचारों से लगातार गुलाब बाग के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने वाले जो यहाँ मेहनत करने गए, एक व्यवसाय का सम्मान बढ़ाया, वो सब लोग यहाँ उपस्थित है। मैं उन सब का चाहे आगे में स्वागत करने के लिए हमारे मुगलिया साहब आए थे, बहुत ही अति महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने सबका स्वागत किया। स्वागत किसका होना चाहिए? स्वागत होना चाहिए जिनकी भूमिका मानवता और इंसानियत के जीवन निर्माण में अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है, जिनकी भूमिका संवेदनाओं से भरा है, विनम्रता से भरा है, शालीनता से भरा है, जो समाज के निर्माण में जिसकी भूमिका है। समाज क्या होता है? समाज का मतलब है सभी तरह के विचार, सभी तरह का वर्ण समूह, सभी तरह के धर्म, मजहब, लिंग, भाषा, क्षेत्र, उन सबका समावेशी विचारों के साथ एक खूबसूरत समाज, मतलब जहां कष्ट ना हो, जहां पीड़ा ना हो, जहां डर ना हो, जहां अभाव ना हो, और सभी तरह के जीने की आजादी नहीं, मुस्कुराने की आजादी नहीं। किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी विचारों का, किसी भी ताकतवर समूह का, किसी भी संस्था का, किसी भी व्यवस्था का और किसी भी सिस्टम का दखल ना, लगभग जो कंप्लीट रूप से, जैसे हम वन टैक्स की बात करते थे, वन इंडिया वन टैक्स की बात जब हुई, तो पहले तो आपको मैं यह बता दूं, वन टैक्स का मतलब ये था कि जितना भी व्यवसायी या किसी भी समाज के वर्ग जो समाज निर्माण में जिसकी बड़ी भूमिका है, उनको किसी भी तरह के जीवन में, चाहे वो रोड का हो, इनकम हो, सेल टैक्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स क्यों न हो, वह जीवन में एक बार उनकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। कोई साल भर में उनके जीवन में दखल ना दे। हम कहीं जा रहे हैं तो मेरे मन में यह डर ना हो कि मेरी गाड़ी सड़क पर रोक ली जाएगी, मेरी गाड़ी ट्रैफिक पर रोक ली जाएगी, हमें रोक लिए जाएंगे, हमें किसी तरह के टैक्स देना पड़ जाए। तो ये जो समाज का जो हिस्सा है, जिसको हम समाज कहते हैं, समाज कहते हैं हम जापान, समाज कहते हैं हम लंदन को, जहां पर किसी भी तरह का धर्म, जाति, वर्ग का बहुत बाइफर्केशन नहीं है, जहां पर 1.2% मात्र बेरोजगारी और थोड़ी गरीबी है। संपूर्ण जापान कंप्लीट रूप से 27-28% बोध को मानने वाला कंट्री,
32% भगवान को नहीं मानने वाला देश, 17% इस्लाम को मानने वाला देश, जहां पर किसी ने आज तक ये जाना ही नहीं कि हम किस विचारों से, किस समाज और किस वर्ग समूह और किस धर्म मजहब से हम अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को जीते हैं। वहां एक ही समाज का मतलब है और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक आजादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, कंप्लीट रूप से एक जस्टिस, वन नेशन वन जस्टिस, हर तरह के व्यक्ति को कंप्लीट इक्वालिटी, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड फंडामेंटल राइट। समाज का मतलब है कि जो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, भोजन, आवास, शिक्षा, जो बेसिक 5 नीड्स है, और दूसरा नीड्स है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब हुआ कि किसी भी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान जो जनता के द्वारा चयनित सरकार है, जिसको हम राजा, कभी राजा कहते थे, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कंप्लीट रूप से सेवक, और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और जनता का मतलब होता है मालिक। तो ये जो रिश्ता, और एक तरफ संविधान है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे पूरी दुनिया को पढ़ के, तो उन्होंने एक बात कही थी उस पर, मैं गीता के ग्रंथ को लिख रहा हूँ, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान ईश्वर की तरह करता हूँ, आपका सम्मान मैं बिल्कुल कंप्लीट रूप से, मैं कोई मेरा राजनीतिक रूप से लेना देना, मैं जानता हूँ दुनिया के बारे में, मैं डेस्टिनी को भी जानता हूँ, गॉड नेचर, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, वन ऑफ द क्रिएटर, आई डोंट नो हु इज द क्रिएटर, दैट क्रिएटर वन ऑफ द क्रिएट, जिसने क्रिएट किया है, मैं उस एक शक्ति को भी जानता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि जब मैं आपके बीच में या आपसे कभी आता हूँ शेयर करने, तो मुझे याद आता है समाज, समाज की कल्पना जस्टिस क्राइस्ट ने, समाज की कल्पना हमेशा से हमारे शिव ने, कभी नानक ने, कभी बुद्ध ने, कभी कबीर ने, कभी मोहम्मद ने, हर तरह के समाज की भूमिका में उन्होंने इन चीजों को देखा। लेकिन जब जब समाज निर्माण की बात आई, तब तक भीड़ तंत्र नहीं था। आज हम भीड़ तंत्र को प्राथमिकता देने लगे। जस्टिस क्राइस्ट के साथ कितने लोग थे, शिव के साथ कितने लोग थे, 5 पांडव के अलावा कितने लोग थे, जब हम राम वनवास आ रहे थे तो कितने लोग थे, बुद्ध जब भारत छोड़ रहे थे तो कितने लोग थे, सबके खिलाफ तो भारत की जनता ही थी। गुजरात जब कृष्ण जा रहे थे तो कितने लोग थे। संख्या का मतलब नहीं है, मतलब है मुद्दों का, मतलब है विचारों का, मतलब है टाइमिंग का। बाढ़ आया अभी, पप्पू यादव आएंगे 10 दिन के बाद तो हम विलेन होंगे। बाढ़ आया अभी, पप्पू यादव 2 घंटे के बाद पहुंचते हैं तो हम हीरो हो जाते हैं। टाइम इंपॉर्टेंट है, और एक वक्त जो है ना, हमारा देश 2-3 चीज को नहीं समझता। एक तो पेशेंस नहीं है, हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन लाइफ, नो पेशेंस नो लाइफ। आपको पास आप क्या बोलिएगा, आप मैं क्षमा देने के बाद आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपको हमारे किसी भी शब्दावली से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी भी रंग को, किसी भी चीजों, आप इसको समझने का हमेशा प्रयास करिए। मैं क्या देता हूं, हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों इकट्ठे? मैं आपको पहले भी कहा, यदि मुझे हीरो होना है, जैसे एक साधारण सा उदाहरण, पटना की बाढ़ आई, सब सोया रह गया, मैंने उसको चुनाव हार के हम गए थे, मैंने उसको प्राथमिकता पे लिया। हेलो भैया, मैंने उसको एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता पे लिया, और सब सोए रह गए 12 दिन। हम नहीं जानते हैं कि हमको पता नहीं था कि पटना में जादव नहीं है, पटना में लगभग मुसलमान नहीं थे, लगभग वहाँ वैश्य लोग थे, मरवाड़ी थे, लाला थे। हम नहीं जानते थे कि वहाँ राजपूत थे, भूमिहार थे, ब्राह्मण थे। हमको पता था सबसे ज्यादा मरवाड़ी और वैश्य थे वहाँ। हम 11 दिन
और हमको क्या था, हम बेवकूफ हैं। यदि कोई आदमी यह कहता है कि तुम चुनाव में तुम भर जिंदगी किसी का सम्मान करो, ब्राह्मण के घर जाओ, चुनाव में तुम किसी भी परिस्थिति में आशीर्वाद लेने जाओ, लेकिन तुम ऐसे बौद्धिक वर्ग को तुम ये नहीं समझा सकते हो, क्योंकि वो माइंड में कब रहता है क्या कि उसको क्या करना। तो मुझे पता है कि जो देश जस्टिस क्राइस्ट का नहीं हुआ, बुद्ध का नहीं हुआ, नानक का नहीं हुआ, कबीर का नहीं हुआ, सुखनाथ का नहीं हुआ, वो पप्पू यादव पागल है। हम दिमाग से थोड़ी है। हम दुनिया के वर्ल्ड के सब कुछ पढ़ लिख करके और आनंदमार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हैं, अध्यात्म को भी वर्ल्ड के सब कुछ को जानने के बावजूद हमको क्या समझ इंसान और व्यवस्था और वक्त के बारे में नहीं है। उसी वक्त अम्बेडकर साहब ने लिखा था, मैं एक गीता, एक ग्रंथ और बाइबल को कह रहा हूं, लेकिन हु इज द पर्सन इन इंडिया, हु इज द नेम इन इंडिया, कि मेरे इस ग्रंथ के संविधान के लिखने के बाद इसको इंप्लीमेंट कौन करने वाला इस कंट्री में आदमी होगा, जो जाति नहीं होगा, जो धर्म नहीं होगा, जो मजहब नहीं होगा, जो संकीर्ण नहीं होगा, जो अहंकारी नहीं होगा, जो कंप्लीट रूप से क्रोधित नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। आप इसको समझिए, जैसे अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लव द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब वो वक्त नहीं है, टाइमिंग बदल गया। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट। टाइम, पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, जगह, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, रास्ता एंड सब्जेक्ट, विषय। अब क्या है, अब लव द बाय द फॉर द पीपुल नहीं होगा, अब विथ द पीपुल, हैव द पीपुल, देन लव द बाय द फॉर द। विदाउट विथ एंड विदाउट हैव, जस्ट नाउ वन ऑफ द मेन आया है पप्पू यादव के पास और हमसे बोला कि 2 लाख रुपए के चलते में हॉस्पिटल में एडमिट है और हमको नहीं छोड़ा। हम उससे क्या कहेंगे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान आपकी मदद करेगा, आप जाइए। ये प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है आज के युग में अर्थ युग। हम अर्थ युग में हैं और हमारी हर बात अर्थ युग से होनी चाहिए। हमारी बात पुरानी पौराणिक और परंपराओं पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। परंपरा क्या थी, जबरदस्ती की परंपरा। परंपरा निर्वहन करने वाला आदमी कर्मवीर नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई कर्मवीर योद्धा अपनी परंपरा और अपनी लीक तय करता है। इसीलिए आज कौन संविधान को चलाता। अब व्यवसायियों की भूमिका जो कृष्ण काल में भी थी, कृष्ण ने एक तरफ क्षत्रिय दिया, एक तरफ उठा के देखिए ब्राह्मणों जाति ब्राह्मणम। कृष्ण ने कर्म के आधार पर समाज का मूल्यांकन किया, कभी शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य की भूमिका मानव निर्माण में, वैश्य का मतलब जाति नहीं था बबलू जी। वैश्य का मतलब यह था कि जो समाज और मानव की गति में जिसकी भूमिका, जिसका कैरेक्टर से वह एक लार्जर ओपन माइंड के साथ समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा सोचता हो। दिल उसका कंप्लीट एक चापा कल की तरह ना हो, एक कुआं में नहाने वाला व्यक्ति ना हो। बस हमेशा दुनिया के निर्माण के लिए लगातार चेहरे भीतर चलता है। बस तब भी उसका जो सम्मान था, जब हम क्षत्रियता की बात करते थे, विद्वता की बात करते थे, तब हम शुद्धता की भी बात करते थे। शुद्ध का मतलब था जो लगातार मेहनत करता है, जो लगातार दुनिया का निर्माण में हल चलाता है, खेत चलाता है। वैश्य का मतलब था कंप्लीट सभी चीजों का समायोजन करके एक खूबसूरत दुनिया और खूबसूरत विश्व की कल्पना करता है। आपका सम्मान कोई आज नहीं। आप गुलाब बाग के इतिहास सजन दे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वो फरिश्त नाथ रेणु जी की वो कविता, वो परिभाषा, वो परिलक्षित, वो गीत, विदेशिया नाथ। यदि देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप 68 की बात किए, हम 90 में एमएलए बने, 68 में मेरा जन्म था, 67, और उसके बाद लगातार 80-81 से हमारी राजनीतिक जीवन शुरुआत हुई। आपको शायद बबलू जी नहीं पता है
कि जब हम 90 में एमएलए बने थे, उसके पहले पूर्णिया और पूर्णिया का सामाजिक सम्राट और पूर्णिया की वो वैमनस्यता, वो परिवार, वो बाइफर्केशन, वो कई तरह की सामाजिक सरकार में कोसी सीमांचल बटा हुआ था। उसके पहले नक्षत्र मलाकार भी थे, उसके पहले काला और पानी का भी पूर्णिया सवाल था। पूर्णिया के इतिहास को आप याद करिएगा तो बाद में गुलाबा के इतिहास में जो हमारे पूर्वजों की भूमिका है, उसमें पप्पू यादव की कहीं ना कहीं सामाजिक, हम उठा करके देखिए, हमारे नेता लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे यहाँ प्रमुख साहब हैं, पूर्व प्रमुख है, यहाँ मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, वार्ड काउंसलर साहब हैं, हमारे सारे युवा मोर्चा, युवा शक्ति, सारे साथी हैं। सबका नाम लेने लगेंगे तो बहुत लंबी लग जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, आप हमको, अरे मैं राजनीति याद रखिएगा बबलू जी, राजनीति देश में विकास के मुद्दों पर और समाज के मुद्दों पर नहीं हुई। पहली बार जब हिंदुस्तान में वोट पड़ी तो लोगों ने अंग्रेजों की आजादी के नाम पर कांग्रेस को वोट दिया, लंबे समय तक कांग्रेस को वोट दिया। उसके बाद जब इंदिरा जी शहीद हो गई तो लोगों ने कहा कि राजीव जी टूअर हो गए, इसलिए वोट दे देना चाहिए, और कुर्बानी दी इंदिरा जी ने। फिर जब राजीव जी शहीद हुए तो बोला कि माँ और बेटा कुर्बानी शहीद हो गए देश के लिए, इसीलिए कांग्रेस टूअर हो गया, फिर लोगों ने वोट दिया। कभी भी इस देश में गरीब और गरीबी के सवाल पर वोट नहीं पड़ी। कभी भी इस देश में, यदि देश में विकास के नाम पर वोट पड़ता बबलू जी और अध्यक्ष जी, तो प्रताप सिंह केरो का जमाना जब नहीं होता। देश में यदि विकास के नाम पर वोट पड़ता तो बंसीलाल चौधरी लाल और भजन लाल का जमाना जब नहीं होता। भजन लाल ने यदि हरियाणा के निर्माण में फैक्ट्री दी तो बंसीलाल ने घर घर रोड दिया, और देवी लाल ने भारत के सर्वोच्च किसानों का सम्मान दिया, और तीनों लाल की जमाना जब हुई। यदि विकास के सवाल पर वोट पड़ती तो सबसे पहले आजाद हिंदुस्तान में तमिलनाडु में दुनिया में सबसे पहला हाई स्कूल, और घर घर हाई स्कूल पंचायत में किसी ने खोला तो मदुरई ने खोला। उस मुख्यमंत्री का जमाना जब नहीं होता। मैं स्पष्ट जानता हूं, भारत की जो राजनीति है वो सेंटिमेंट की राजनीति है, वो दया करने की राजनीति है, वो भीख मांगने की राजनीति है। हर बात में मेरा बाप मर गया, मेरा दादी मर गया, मेरी नानी मर गई, इस जात को खतरे में है। कौन सा जात खतरे में है? कौन सा समाज खतरे में होता है? मैं मान नहीं सकता हूं। एक छोटी सी जात को सोशल मीडिया के युग में आप किसी एक सबसे कमजोर जाति को थप्पड़ मार के दिखा दीजिए, आप पर दलित एक्ट लगता है कि नहीं? आप थाने जाते हैं कि नहीं? आप नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड आपको देख रहा है। आप नहीं कर सकते, हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। जो लोग, जो पार्टी, आज भी हमको आश्चर्य लगा, हमारे के नेता का आज बयान देख रहे थे, हमको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा 10%, कुछ लोग गाली गलौज की बात करते रहते हैं, 10% और 10% आरक्षण क्यों? आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मुझको आश्चर्य होता है। हम गरीबी विकास की बात कम करते हैं, आम आदमी की बात कम करते हैं, और हमेशा समाज को बांटने और बाइफर्केशन की बात ज्यादा करते हैं, और ऐसे नेता को आप लोग पसंद करते हैं। मैं आपको पहले भी कहा, मैं आपके बीच में क्यों आया? मैं आपके बीच में यह नहीं कह रहा हूं कि आप वोट दीजिए, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। मुझको पता है कि राजनीति कंप्लीट अपॉर्चुनिटी का नाम है। राजनीति कंप्लीट, जितनी बड़ी दोगलई तेगलई करेंगे उतनी अच्छी राजनीति चलती रहेगी। राजनीति में बचा क्या? मूल्य बचा है। कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी पाकिस्तान, कभी जिन्ना, कभी पट्टेदार, कभी जिग्नेश, कभी अल्पेश, कभी डीएनए। क्या आपने इसके पहले किस पर वोट दिया? डीएनए पर वोट दिया। आप इसके पहले किस पर वोट दिया? बाप रे बाप मेरा डीएनए खराब, माँ के माँ मेरा डीएनए खराब, बाप रे बाप हम मर गए। हमेशा असली रहना नहीं है। बाप रे बाप, जहाँ मौलिक वैचारिक लोग हैं, ये ध्वनि दुनिया को जाएगी। ये जो मौत वास है ना, ये अनुभव से ज्यादा खतरनाक है। क्या परमाणु लड़ेगा विचारों के सामने? लड़ पाया? यूक्रेन को मिटा दिया, चाइना ने वियतनाम को मिटा दिया,
किंग जॉन्ग डर गया अमेरिका से। कोई दौलत वाले और ताकत वालों से नहीं डरता इस देश में और इस वर्ल्ड में, मैं जानता हूं। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके बीच एक विचारों के संवाद को लेकर के, मैं तो वैसा ही काम करता रहता हूं। एमपी एमएलए में हारे, पूरे देश के कोरोना में हर घर को पैसा पहुंचा। हम तो किसी से मांगने गए नहीं, हाथ फैलाए नहीं आज तक। हमें पता है कि मैं यहां पर सारे बौद्धिक लोगों के बीच बैठा हुआ हूं। मुझे पता है कि यहां आपकी जो भूमिका है, आपको किस चीज की कमी है। हर व्यवसायी अपनी अच्छी लाइफ 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया बड़ा छोटा मिला करके अड्डा की दुकान करके भी 20,000 कमा लेता है। गर्मी के पानी में, गर्मी महीना में पानी बेच करके भी 20-25,000 रुपया लोग चेन्नई में, आंध्रा में यहां से जा करके कमा लेता है। ठंडा महीना में अंडा की दुकान भी खोल करके लोग कमा के जी लेते हैं। जो पान का दुकान हो या छोटा व्यवसायी हो, आपको क्या लगता है? मैं मानता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं, आपकी भूमिका समाज में, राष्ट्र निर्माण में सबसे सर्वोपरि, सबसे ज्यादा। और आपको क्या चाहिए? आपको किसी से पैसा उधार चाहिए? आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए बैंक में है। आप बैंक को दीजिएगा, बैंक आपको देगा। थोड़ा दिन आप आंख मिचोली का खेल खेलेगा, थोड़ा दिन बैंक आपका आंख मिचोली का खेल खेलेगा। हम तो जानते ही है इस दुनिया के बारे में, इकोनॉमी के टॉपर रहे हम। बाद में हमने इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा समझने की प्रयास की गरीबी के कारण। प्रोफेसर बात्रा अमृतसर से बहुत नजदीक रहे। आनंदमार्ग में जब वो आते थे तो उनकी थ्योरी को पढ़ने की प्रयास किया मैं पागल हूं कि मैं बौद्धिक लोग आपके नजदीक आकर के अपना प्रवचन दूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में पीस की आवश्यकता है। पीस, लव एंड पीस, लव एंड पीस। मनुष्य जीव प्रधान नहीं है, मन प्रधान है। और मन उड़ना चाहता है, जीना चाहता है। मन एक रूम में बंद रह के ऐश्वर्या राय को या दुनिया का किसी भर के हीरो हीरोइन को देख करके, या वर्ल्ड के खूबसूरत आदमी को बंद करके रख करके और दुनिया के सारे अकूट दौलत कमा करके एक रूम में ताला लगा करके वो आत्महत्या कर ले। हर आदमी जीना चाहता है। उस जीने में सबसे बड़ी भूमिका क्या है? सबसे बड़ी भूमिका है कि उसका परिवार, उसकी लाइफ एक सुरक्षित। ये सबसे बड़ी भूमिका। और मैं आपको ये बात कहने आया, जहां तक सवाल है इस व्यवसाय मंडी का, भाई रोकिएगा बाबू जी तो खाइएगा खजूर। हिंदू मुसलमान के नाम पर आप विधायक बनाइए, और हिंदू मुसलमान और जात के आधार पर ये कौन जात है उसके आधार पर एमपी या मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनाइए। आप हमको बताइए कोई एक अच्छा काम इस देश का, कोई एक अच्छा काम सिंगल, सिवाय 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान, इस 3 चीज के अलावा चौथा कोई बात बताइए कि जो आप एवरेज लाइफ जीने वाले लोग हैं। यहाँ ये लाइफ है आपकी। आपके यहाँ बरिस्ता नहीं, आपके यहाँ सीसीडी नहीं, आपके यहाँ कोस्ता नहीं, आपके यहाँ कैफे नहीं, आपके यहाँ जीने का कोई एक बहुत बड़ा रोल मॉडल जगह नहीं, प्लेस नहीं। आप 4 घंटा अपनी पत्नी और बच्ची के साथ इन्वायरमेंट में जी नहीं सकते। आप एक अच्छा माहौल नहीं दे सकते। दिल्ली से हम चलते हैं हरियाणा चंडीगढ़, तो सला हमारा बच्चा 2 मिनट में कहता है पापा जस्ट नो आप रुकिए। यहाँ क्या है? एक दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ क्या 1 किलोमीटर के बाद तो इस यहाँ क्या है? एक बड़ा सा पंजाबी ढाबा, जहाँ पर 17 लाख रुपया डेली कमाता है एक ढाबा। आपके यहाँ है वो ढाबा? मुरथल में एक ढाबा सबसे ज्यादा 7 लाख रुपया कमाता है एक दिन में। है आपके यहाँ वो ढाबा? है वो माहौल? 4,000 3,000 गाड़ियां एक जगह लगती है। आपके यहाँ 10 गाड़ी लगने का कोई जगह है? आप क्या चाहते हैं? बिहार क्या चाहता है?
बिहार के 13 करोड़ क्या लोग क्या चाहते हैं? विकास का क्या मतलब? विकास का मतलब रोड नहीं है, विकास का मतलब बिजली नहीं है, विकास का मतलब है कंप्लीट रूप से नीचे से ऊपर तक। एक पप्पू यादव के जेब में, पप्पू झा के, पप्पू पासवान के जेब में यदि मनी नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं होगा, हमारा जेब खाली होगा, तो गुलाबबाग मंडी सस्टेन करेगा? कोरोना में यही बात आई थी ना कि हर जेब में कम से कम आप 30,000 रुपया, 40,000 रुपया दे दीजिए, हर मजदूर और हर किसान को आप कुछ एवरेज डाल दीजिए, ताकि हमारा व्यापार या हमारा व्यापार सस्टेन कर पाए। हमारा लगभग आप उठा करके देखिए, अब तो आप बबलू जी कहाँ हैं? 10 साल के बाद ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। आपका अलूट, टमाटर, अनिल अंबानी और अदानी के ऑनलाइन हो। एक भी कपड़ा का दुकान, कई तो कपड़ा का दुकान इस भारत में, इस बिहार में चल रहा है। जब से 10 साल के अंदर हमारा व्यापार का ग्रोथ क्या है? हम दुनिया को चैलेंज करते हैं। रेट क्या है हमारा व्यापार का ग्रोथ? हम अलग अलग तरीके से व्यापार को मोड़ करते हैं। आज क्या व्यापार का चल रहा है? मखान। मखान हम दुनिया का सबसे ज्यादा देते हैं, मक्का हम तीसरे नंबर पर हैं, दूध हम दूसरे नंबर पर है, फूड प्रोसेसिंग हम तीसरे नंबर पर है। गुलाबबाग मंडी का मतलब क्या था? गुलाबबाग मंडी का मतलब था कि हम एक ही जगह से चीजों को डिस्प्लेस करते थे। अब क्या है? अब तो हर गांव में बड़का बड़का पैसा वाला गोदाम बना रहा, वहीं पर डंप कर रहा है, आपको आने नहीं दे रहा। अब गुलाबबाग का व्यापारी जा रहा है गांव में सामान खरीदने। पहले व्यापार गांव आता था गुलाबबाग में देने, अब आप क्या दीजिएगा? आप हमको बताइए। पहले दुनिया आती थी मेरे पास, अब हम जा रहे हैं, अब हम डंप कर रहे हैं मक्का को, हम डंप कर रहे हैं सामान को, और वहां से डंप करके हम वहीं से गुलाबबाग की रौनक क्या रहेगी? खासियत क्या रहेगी? दूध देने के बाद हम ऑनलाइन हम हर चीज होंगे। मैं कई बार कहता हूं, एक उबर ने एक ऐप बनाया, ऐप बनाने के बाद उसने 10 आदमी का एक कॉलिंग सेंटर बना दिया। एक भी गाड़ी नहीं उबर के पास 3,000 करोड़ रुपया डेली कमाता। अब दुनिया कहां जा रही है? हम आपको ठगने थोड़ी आए, हम आपके साथ जीने आए। आपको अर्थ की जरूरत नहीं है, आप दुनिया को देते हैं, लेकिन आपको जरूरत है एक अच्छे विश्वास की, एक अच्छे उम्मीद की, एक अच्छे सपने की, जो एक अच्छे रिश्ते को मेंटेन करे, एक अच्छे इंसान की कदर करे, इंसान की इज्जत हो, इंसान का ऊंचा रेस्पेक्ट किया जाए, इंसान को इंसान भगवान की तरह देखा जाए, इंसान को इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना हो। बहुत क्लियर है इस मामले में। तो ऐसा नहीं है, यदि पप्पू यादव के हाथ में है, आप ही कहते हैं भाग से ज्यादा भगवान से कुछ नहीं ज्यादा होता। तो अच्छा करे तो भगवान, और खराब करे तो पप्पू यादव। ये दोनों का इंटरव्यू सब कैसे होगा? आप हमको बताइए। कुछ अच्छा किया तो भगवान की मर्जी है, खराब हुआ तो भाग है, इसने तो क्या करिए, मतलब उसमें भगवान की भूमिका क्या है? ऐसा नहीं है। यदि आप खुद कहते हैं कि भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता, तो हम पागल हैं, हम इस बात को ना समझें। गलत लोग हिंदुस्तान और बिहार में जब कुर्सी पर बैठ करके सम्राट चला देते हैं और एक दिन भी गुलाबबाग और गांव की बात नहीं करता है, हमेशा नहीं सिर्फ 5 साल के बाद कैसे बैठे हैं? क्यों बैठे? काय आए 5 साल के बाद? हम क्या नहीं दिए? आपको क्या पता था बाबू जी 90 में 23 घंटा बिजली हम देते थे गुलाबबाग को? इसकी औकात थी किस सिस्टम की, किस पदाधिकारी की औकात थी कोई किसी का पोषण कर देता? किसका औकात था कोई गुलाबबाग ढूक जाता? कौन सा वीडियो सी और एसपी कलेक्टर का औकात था कि कोई किसी को चैलेंज कर देता? हमारे हाथ में सब कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल सिस्टम को हमने सब दिन चैलेंज किया। इस देश में औकात नहीं है मेडिकल सिस्टम को कि पप्पू यादव के सामने किसी का शोषण कर ले, एक्सप्लॉइटेशन कर ले, मेरे नॉलेज में आने के बाद। लेकिन आप हम लोगों को देखिए,
कभी आपने गांधी की तरह किसी नेता को मिलते देखा? कभी आपने कर्पूरी ठाकुर की तरह किसी नेता से किसी परिवार को मिलते देखा? और कोई ऐसा परिवार है जिससे पप्पू यादव को मिलते नहीं देखा? कोई ऐसा क्राइसिस है भारत में जिस क्राइसिस में सबसे पहले पप्पू यादव उपस्थित नहीं है? कोई ऐसा क्राइसिस का नाम बताइए, कोई ऐसा क्राइसिस, कोई ऐसा व्यक्ति का क्राइसिस, कोई ऐसा जीवन का संकट। पेट में दर्द हुआ, 3 घंटे बाद पप्पू यादव। और आपको क्या चाहिए? आपके किसी संकट में कोई व्यक्ति मां के तरह, जैसे अस्पताल में कोई बीमारी जाता है और डॉक्टर यदि प्यार से देख ले 20 मिनट, माथा पर हाथ रख दे तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। और वही डॉक्टर 10 दिन तक नहीं देखे तो हमारी बीमारी 3 गुना हो जाती। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, बिहार का नर्स और केरल का नर्स। जिस हॉस्पिटल में केरल का नर्स है वहां पेशेंट भगवान की तरह देखे जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में बिहारी नर्स है वहां छोड़ दिया जाता है, वहां शूटर चुना जाता है। जाके बोलिएगा मैडम दवाई नहीं खिलाएंगे, जाने रहे जूनियर डॉक्टर को बोलना, वही लोग नेता करेगा। ऐसे ऐसे शूटर बुने। मैं एक उदाहरण देता हूं, तो हीरा की परख कौन करेगा? जोहरी ना कि सोना लोहा। ये गोबर पर घी डालिएगा, शुगर के मुंह पर घी डालिएगा तो क्या मिलेगा? चलिए गोबर पर तो घी डालिएगा तो निपने में और बोरसी में काम आ जाए। शुगर का मुंह, ये तो देश में नेता लोग है, ये है क्या? जो भर दिन माल गाल के खेत में रहेगा वो धरती पर क्या करेगा? और कुछ करेगा? जो भर दिन गरियाएगा दूसरे जात को और दूसरे धर्म को, गीता रामायण ठीक नहीं, कुरान ठीक नहीं, बाइबिल ठीक नहीं, दुसाद ठीक नहीं, गुआ ठीक नहीं, बभनवा ठीक नहीं, रजपुता ठीक कर लो। भर दिन यही धंधा करेगा कि एक भी अच्छा इंसान का काम करेगा? और हम आपसे आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सके ऐसे, और हम आपको मुस्कुराहट करके बात न कर सके, तो जरा आप हमको बताइए तो हम क्या करें? कोई नेता मिलता ऐसे कर? हाँ बोलिए ना, ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा 3 मिनट आज तक हम किसी नेता को, किसी आदमी से बात करते नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती है आम आदमी से आंख मिला करके उसके रिश्ते को झंडा, क्योंकि उसके भीतर चोर है। तो जब भीतर चोर है तो आपसे प्यार करेगा? आपको ठगेगा। उसको लगता है कि जहियन कहा हमारी बिल्ली हम ही से में हो। इसीलिए पप्पू यादव जो आज आपके बीच आया है उसमें मेरी भूमिका कुछ नहीं है, और मेरी राजनीति भैया 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 लाइव नहीं समझते हैं, मेरी भूमिका कुछ नहीं। पूरी दुनिया 7 करोड़ आदमी हमको देख रहा है आपके बीच में। समाज आजादी से जीने की, एक राजा अपने प्रजा को भगवान समझता है और अर्थ का बोझ नहीं पड़ने देता। जो सरकार अपने प्रजा पर अर्थ का बोझ न पड़ने दे और अपने प्रजा की जिंदगी को मुस्कुराने का पल पल हैसियत और औकात रखे, ये औकात इस हिंदुस्तान में अकेला पप्पू यादव को, किसी को नहीं। पीएम के कुर्सी पर बैठकर भी किसी अस्पताल को मिला था रेमडेसिविर, पीएम से मिला था ऑक्सीजन, सीएम से। पप्पू यादव को सारा रेमडेसिविर देना, सारे लाभ उठाने पड़े, सारे बिहारी को अकेला लाना पड़ा, सारे ट्रेन और बस हर लोगों तक पहुंचाना पड़ा। सबकी न जिम्मेदारी थी हो, सारे एमएलए एमपी की जिम्मेदारी थी अपने अपने क्षेत्र के कोटा से बच्चों को लिया, अपने अपने मजदूरों, अपने अपने इलाके के मजदूरों को पैसा पहुंचा दो। चुनाव में 10 करोड़ रुपया होता है, मदद करने के लिए 10 रुपया भी नेताओं के जेब में नहीं होता है। बताइए। इसीलिए जो बात आपने कही एसडीओ से हमने नहीं किया,
उसके बाद रुका। होता क्या है कि जब मंत्री की बात सेक्रेटरी ना सुने, अब शिक्षा मंत्री को चपरासी भी पानी नहीं देता पाठक के डर से, किसी भी विभाग के मंत्री का सेक्रेटरी नहीं सुनता। क्या ऐसी सरकार का मतलब? जब विधायक एमएलए एमपी है न हो और एक एमपी एमएलए को अपनी सरकार है ना, अपनी ताकत है ना, यदि अपने विधानसभा में किसी की मदद करने की उसकी हैसियत नहीं है और ब्लॉक में घूस लेता हो एमपी एमएलए के रहते और बिना पैसा लिए थाना सुनता न हो, बांस करता हो और थाना का डर गुलाब बाग के व्यवसायी को हो जाए, तो जिंदा रह के पप्पू यादव क्या करेगा बताइए? तो दिन मर नहीं जाएगा। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाना चाहिए। ये जो बड़का बड़का नेता लोग, जब तुम जी नहीं सकते हो किसी के लिए, सरकार का मतलब होता है कि आपके द्वारा चयनित किया हुआ चीजों को इंप्लीमेंट करना, आपके निर्णय के आपके विचारों को इंप्लीमेंट करना, अंतिम व्यक्ति के विचारों को लेकर के एक व्यवस्था बनाना। सरकार का मतलब होता है किसी भी इंसान पर बोझ ना पड़े, वो बिल्कुल फ्रीडम, मेंटलिटी उसकी बिल्कुल फ्री हो, शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से वो एकदम आजाद हो। हम तो सब चीज से कैद है, शारीरिक भी मानसिक भी। कौन आया? किसका चिट्ठी आ गया? कौन टैक्स का चिट्ठी आ गया? ट्रैफिक वाला जब हम गाड़ी निकालते हैं तो सब कागज दे के न निकालते हैं। तुम्हारे पास कागज है, यदि हमारा गलत है तो हमको नोटिस दो 3 महीना का, हम नहीं पूरा करेंगे तो मेरे घर पे आओ। रास्ते में तुमको मेरे बीवी के साथ रोकने का अधिकार किसने दिया? इसका मतलब है कि भारत में सरकार और बिहार में सरकार नहीं है जिसके प्रजा को रोड पर जूता और हेलमेट के लिए रोक करके पैसा ले। ऐसी सरकार और ऐसे नेता को मर जाना चाहिए कि हमेशा डर पैदा होता है। 5,000 रुपया दो तो ट्रैक्टर फ्री, और 5,000 रुपया नहीं दो तो ओवरलोड के नाम पर 70,000 रुपया ले लो। अरे दादा, ट्रैक्टर को रोकने से अच्छा है उस पदाधिकारी को फाइन कर दो, ताकि न ट्रक पर ओवरलोडिंग हो और न ट्रैक्टर पर ओवरलोडिंग हो। पदाधिकारी को कहावत है, भैया से नहीं जीती तब होली के कहावत है, नहीं बोलेगी, लाइव चल रहा है। बड़ों के बाप कनियों के बाप। तो सारा सिस्टम उल्टा है बिहार और भारत का, सारा सिस्टम। भारत में आम आदमी आजादी के साथ नहीं जी सकता। भारत में 4 आदमी को सिर्फ आजादी है, पूंजीपति, नेता, पदाधिकारी, दलाल, माफिया, अपराधी। इस 5 आदमी को जीने की आजादी है, बाकी को कंप्लीट रूप से पल पल हमको मरनी किया जाए। इसीलिए हम आपके बीच आए। ये छोटी चीज है, इसके बाप का औकात है एसडीओ और फलना था। हमारी दिल्ली हम ही से में हो, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तुम कुछ भी बोल दो, इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर लो। सूप बाजे तब बाजे चलनी हो बाजे, शीशे के घर में पत्थर फेंकते हो, भर दिन माल लेते हो, अब हर दिन बैठ करके फोन देके चुम्मा चाटी करोगे, साले डराओगे गरीब आदमी, आम आदमी को। सर कुछ नहीं देंगे, सर ईमानदार बन डरा हमको, ऐसा थोड़ी चलेगा। मालो लोगे और डराओगे भी, बेमानो रहोगे और हम ही को डराओगे, नहीं चलेगा सर। ईमानदारी से जो दुनिया डरती है, चोर से नहीं। और एसडीओ दरोगा डराने लगे, सर इन लोगों को तो कखरियों धर के मरोड़ दे। अब तो सोशल मीडिया का युग, इसीलिए बेफिक्र रहिए, आपकी आजादी में कोई दखल नहीं होगी। मैं जिंदा जब तक हूं, मैं रहूं या ना रहूं,
बिहार के कहां भी व्यवसायियों की घटना घटी है आप पता कर लीजिए। हर व्यवसायियों के लिए मैं बिहार बंद किया हूं, मैं शहर बंद किया हूं और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए मैं लड़ा हूं। मैं हर व्यवसायियों के लिए डिमांड मेरा है कि हर व्यापारियों को घर में एक राइफल का लाइसेंस जरूर दिया जाए। वो चलावे न चलावे, कम से कम उसके बदौलत उसके भीतर हिम्मत तो रहेगा। नेता अपराधी को अंतिम दिन जाने में 40,000 1 लाख टका लेके दिए सब माफिया को लाइसेंस। तेरे बाबू का कर्जा खाया हुआ है, आम आदमी को लाइसेंस नहीं। 1 लाख रुपया लेके सब माफिया को लाइसेंस अंतिम दिन। तो ये सब क्या है? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक का बेटा पेशाब कर रहा था रोड के बगल में, बोला चल बाप को कहते हैं। बाप गया कहने तो देखा 3 भले पसे पेशाब कर रहा। जैसी सत्ता जैसी बाप वैसा बेटा। इसीलिए आप चिंता ना करिए, एक आदमी काफी है दुनिया बदलने के लिए। चींटी सूर में फंस है, खत्म कर दे। हमको मरने का भी जज्बा है, लड़ने का भी जज्बा है और इन लोग को चैलेंज करने का भी जज्बा है। इसीलिए आपसे आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर कि पप्पू यादव सिर्फ इसीलिए आपके बीच आया कि आप अपना हर विश्वास, हर सपना, हर तरह की उम्मीद आप अपने भाई में देख सकते हैं। आपको विश्वास हो, आपका ईमान कहे, आपका दिल कहे कि नहीं पप्पू यादव किसी से भी बेहतर हो सकता आपके परिवार और आंगन की खूबसूरती। तो आप मेरे साथ खड़े रहिएगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। जैसे दुर्योधन